हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। दिस इज़ अनामिका। आज हमारे प्रोग्राम लर्निंग की तीसरी क्लास है। आज ये पार्ट 3 है। ये क्लास पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीएड, एमएड इन सभी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारी इस क्लास का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत प्रोग्राम लर्निंग के जो टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्राम लर्निंग कितने प्रकार की होती है। तो वहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई थी कि प्रोग्राम लर्निंग 3 तरह की होती है। लीनियर स्टाइल यानी रेखीय अनुक्रम, जिसको कि हम बाह्य अनुदेशित अनुक्रम भी कहते हैं, और सेकंड था ब्रांचिंग, और थर्ड था मैथमेटिक्स। तो आज उस दिन तो हम लोगों ने जो पार्ट 2 वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये लीनियर स्टाइल देख ली थी। लीनियर स्टाइल का ये एग्ज़ाम्पल था और इस एग्ज़ाम्पल को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्रांचिंग स्टाइल के एग्ज़ाम्पल पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर ये वाली क्लास अच्छी तरह से समझनी है तो आपको इससे पहले वाली क्लास को देखना ज़रूरी होगा। तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लास देखें, उसके बाद पार्ट 3 की क्लास देखेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले लीनियर स्टाइल प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने चर्चा करी थी यहाँ पे कि लीनियर स्टाइल में क्या होता है कि कोई फ्रेम 1 होता है, फिर क्वेश्चन आता है, फिर उसका आंसर होता है, फिर रीइंफोर्समेंट हो जाता है और उसके बाद फिर से फ्रेम 2 आ जाता है और ये इसी लाइन में चलता है। लेकिन जो ब्रांचिंग स्टाइल है वो क्या होता है, वो ब्रांच में चलता है, शाखाओं में चलता है। ब्रांचिंग स्टाइल को सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मन एक क्राउडर ने दिया है। पार्ट 2 में हम इनके नाम भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि इसे क्राउडर ने दिया है इस वाले प्रोग्रामिंग को, इसलिए इसे हम क्राउडेरियन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इस प्रोग्रामिंग को आंतरिक अनुदेशन कहा जाता है। आंतरिक अनुदेशन कहने का ये तात्पर्य है कि इसमें जो नियंत्रण है वो नियंत्रण पूर्णतः छात्रों के द्वारा निर्धारित होता है। क्योंकि इसमें छात्रों का नियंत्रण है, कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसको आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं। शाखीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ये प्रेजेंट करने का ये जो तरीका है ये लीनियर वे में ना चल करके ये क्या होता है, ब्रांच स्टाइल में चलता है। आगे हम जब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतर समझ में आने वाला है। यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें और बता दूं कि ब्रांचिंग स्टाइल की ये जो प्रोग्रामिंग है ये प्रोग्रामिंग किसी भी सिद्धांत पर जो है आधारित नहीं है, किसी लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि सिर्फ ये एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो प्रेजेंटेशन हम इसमें कैसे करते हैं, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या था, लीनियर में फ्रेम वन में दिया हुआ था किसी कक्षा के 5 छात्रों ने विज्ञान में इतने अंक प्राप्त किए हैं और इन प्राप्तांकों का औसत जो है वो यहाँ पर फ्रेम में दे रखा था। तो यहाँ पे क्या है, 15 यहाँ दिख रहा है और बाकी 4 स्टाइल यहाँ पर 4 यहाँ पे ब्लैंक्स छोड़े गए थे और उन ब्लैंक्स को देख करके बच्चा समझ जाता है कि यहाँ पे क्या भरना है। फिर डिवाइडेड बाय 5 लिखा था और यहाँ पे बच्चा आंसर इसका कर लेगा। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे आंसर करेगा। अगले में हमने क्योंकि इसी में औसत सिखाया है तो नेक्स्ट हम सिखा रहे थे कि जो ये औसत है, ये औसत क्या है, प्राप्तांकों का स्तर निर्धारित कर रहा है, इसी को औसत कहते हैं। और फ्रेम 3 में यही बात उसके आगे की बताई गई कि ये जो औसत होता है वही सांख्यिकी में क्या है, मध्यमान कहलाता है। तो यहाँ पे मध्यमान का भी फॉर्मूला बता दिया गया था और फिर ये उसका आंसर आया था। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें ब्रांचिंग स्टाइल में प्रेजेंट करना हो और इसी फ्रेम को अगर हमें करना हो तो हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फ्रेम 1 में हम क्या करेंगे कि 5 छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लें कि 5 छात्रों के ये प्राप्तांक हैं 15, 20, 30, 35। यही वाला क्वेश्चन सेम यहाँ पर हमने उठा करके दे दिया है। अब इस फ्रेम में यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कुछ यहाँ पे शिक्षण बिंदु दिए जाएंगे, टीचिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे। टीचिंग पॉइंट्स क्या होंगे, किसी कक्षा के छात्रों का स्तर ज्ञात करने के लिए हमें ऐसे अंक की आवश्यकता होगी जो सभी का प्रतिनिधित्व करता हो। अंक गणित में यही अंक औसत कहलाता है।
कहने का मतलब है कि पहले क्या किया गया है, औसत को समझाया जा रहा है इस फ्रेम में। पहले इसको टीचिंग पॉइंट दिया गया है जिसमें पहले बताया गया है कि औसत क्या होता है। तो उसने पहले 5 अंक दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इन 5 अंकों के लिए जो है यहाँ पे जो इन 5 अंकों का प्रतिनिधित्व करेगा वही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। और फिर औसत का सूत्र बता दिया गया, कुल अंकों का योग बटे छात्रों की संख्या, और सांख्यिकी में यही औसत क्या है, मध्यमान है। तो ये एक पूरा जो है टीचिंग पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है और ये भी बता दिया कि मध्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसी एग्जाम्पल को जब 15, 20, 30, 35 जो यहाँ पे है 15, 20, 30, 35 और 35, इन्हीं 5 अगर प्राप्तांकों का अगर मध्यमान निकालना है तो यहाँ निकाल करके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया गया है पहले ही प्रोग्राम में। अब इस जब एग्जाम्पल को यहाँ पे दे दिया गया है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रेम 1 आने के बाद पहले यहाँ पे क्या है, टीचिंग पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं जिसमें एग्जाम्पल बता दिया गया, बच्चे को सॉल्व करके बता दिया गया कि मध्यमान कैसे निकाला जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, अलग तरह के कुछ आंकड़े यहाँ पे दे दिए कि 15, 18, 20, 22, 25, 27, 27, 30, 32, ये यहाँ पे कुछ अंक दे दिए गए हैं और कह दिया गया कि इन प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात करिए। अब मध्यमान बच्चा ज्ञात करेगा तो यहाँ पर क्या है, ब्रांचिंग स्टाइल की ये एक विशेषता है कि ये लीनियर की तरह सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स पे जोर नहीं दे रहा है कि बच्चा जो है सही प्रतिक्रिया करे। और उसमें जैसा कि मैंने पहले ही भी क्लास में डिस्कस किया है कि उसमें प्रेजेंटेशन ही इस तरीके से किया जाता है कि बच्चा गलतियां ही कम से कम करेगा या नहीं के बराबर गलतियां कर रहा है। तो गलतियों की कोई गुंजाइश जो है वो रेखीय अनुक्रम में नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन ब्रांचिंग स्टाइल में ये मान के चला जाता है कि बच्चा गलतियां करता है, गलतियां करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और गलत अनुक्रियाओं से को भी जो है हम सही अनुक्रियाओं में बदलेंगे। बच्चा गलतियों से भी सीखता है, ऐसी इसकी मान्यता है। तो शाखीय अनुक्रम में बच्चा क्या गलतियां कर सकता है, उन गलतियों को भी लेकर के आगे बढ़ी जाती है और उन गलतियों के अकॉर्डिंग जो है वो रिमेडियल टिप्स जो है वो बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये प्राप्तांक में क्या आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, यदि आपका उत्तर है 216, 216, या दूसरा ऑप्शन है कि 24 और तीसरा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। अगर बच्चे ने आंसर कर दिया 216, तो आप देखिए अगर हम इन सब का अगर मध्यमान निकालते हैं, इन सबको जोड़ करके अगर डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका आंसर 24 आएगा। पहले हम इन सभी को डिवाइड करेंगे, जब आप करके देख लीजिएगा इन सारे अंकों को 15, 18, 20, 22, 25, 27, 27, 30 और 32, इन सभी अंकों को पहले हम जोड़ेंगे तो 216 यानी 216 आएगा। और उसके बाद ये कुल कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर हम 216 में 9 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा गलतियाँ क्या कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेम में पहले सिखा रखा है कि कुल अंकों का योग करना है और फिर छात्रों की संख्या से उसमें भाग देना है, पहले ये चीज़ सिखाई जा चुकी है। तो गलतियाँ बच्चा ये कर सकता है कि हो सकता है वो छात्र जो है प्राप्तांकों का योग तो निकाल रहा हो लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा हो, एक ये गलती हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि वो योग भी सही तरीके से ना कर पा रहा हो तो उसका आंसर कुछ और आ रहा हो। तीसरा ये हो सकता है कि उसने सब कुछ सही किया है और उसका आंसर सही आ रहा है। तो पहले से ही ये सोच विचार करके यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है 216, 24 और दोनों में से कोई नहीं। अब ध्यान दें कि अगर बच्चा 216 आंसर कहता है, अगर बच्चे का आंसर होगा 216, तो 216 के बाद यहाँ पर आप देखिए आंसर अगर बच्चे ने दे दिया 216, तो 216 में इसका फीडबैक क्या निकल के आएगा, आपका उत्तर गलत है। प्रोग्रामिंग में उसने बता दिया आपका उत्तर गलत है। अब गलत है तो क्यों गलत है, वो गलती क्यों हुई है, इसकी भी बात यहाँ पे बताई जाएगी और फिर अब उसको सही कैसे किया जा सकता है ये भी बताई जाएगी। तो कैसे समझाया जाएगा 216 में, आगे यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ
कि इसमें लिख सकते हैं वो कि आपने केवल अंकों का योग किया है, खंड 1 को आपने ठीक ढंग से शायद पढ़ा नहीं है, आपने अंकों का योग तो ज्ञात किया है लेकिन आपने उसमें 9 से भाग नहीं दिया है, जो कि छात्राओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका आंसर 216 आ रहा है। आप फिर से जाएं, उसका पुनः अध्ययन करें और फिर सही उत्तर दें। तो बच्चे को अपनी गलती समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं कि 216 हमने प्राप्तांकों को जोड़ करके उसका मान तो निकाल लिया, लेकिन उसमें उसकी संख्या से भाग हमने नहीं दिया। उसको अपनी गलती पता चल गई। अब वो अपनी गलती को सुधार लेगा, अब उसका आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 216 आने पर उसको वो रेमेडियल टीचिंग कर दी गई। तो अब बच्चे का आंसर क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बच्चे का आंसर जब सही आ गया तो वो फ्रेम 2 की तरफ बढ़ जाएगा। बाई चांस पहली ही बार में जब कोई बच्चा प्रतिभाशाली है और वो एक बार में वो सीख जा रहा है, तो उसने 24 ही आंसर दे दिया, जो कि सही है। तो अब इसका फीडबैक क्या दिया जाएगा, आपका उत्तर सही है। आपने फ्रेम 1 को दिए गए शिक्षण बिंदुओं को अच्छी तरह से समझा है, शाबाश, आगे बढ़ें। इस तरह से फीडबैक उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फिर फ्रेम 1 से बच्चे को फ्रेम 2 में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो एक आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि एक बच्चा तो यहाँ पर सीधी गति से चला, जिसने सही आंसर दिया वो तो सीधी गति से चला, जिसने गलत आंसर दिया था 216, उसने एक मार्ग यहाँ पे, एक रास्ता नया बना हुआ है जिसमें उसको रेमेडियल टीचिंग इस तरह की दी गई है। तो अब इस मार्ग से हो करके वो फिर वापस लौटेगा और फिर यहाँ पे आएगा, तब वो ऐसे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं इसका मार्ग बदल गया बच्चे का, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, जिसने गलती की थी। और जिसने गलती नहीं की थी उसका मार्ग कैसे हुआ, सीधे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे के दोनों मार्ग क्या हैं, अलग अलग हैं। लीनियर स्टाइल की जो प्रोग्रामिंग थी उसमें सभी छात्र, चाहे वो मंदबुद्धि थे, प्रतिभाशाली थे, किसी भी तरह के बच्चे थे, सभी एक ही मार्ग से होकर के जा रहे थे। लेकिन यहाँ ब्रांचिंग स्टाइल में हर बच्चे का अपना अपना मार्ग है। अपने अपने तरीके से बच्चा जैसी अनुक्रिया देगा अपनी समझ के अनुसार, उस अनुक्रिया के अनुसार उसको फीडबैक दिया जाता है और फिर उसको जब तक वो सही आंसर ना दे दे तब तक उसको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ क्योंकि बच्चे ने एक बार में आंसर दे दिया था तो वो सीधी रेखा में चल रहा है। यहाँ इस बच्चे ने गलती करी थी, यहाँ पहुँचा, फिर उस गलती को सुधारा गया, फिर वापस पहुँचा है, फिर उसने सही आंसर दिया, आगे बढ़ गया। अगर दोबारा में भी उसने सही आंसर ना दिया होता तो उसको फिर से जो है रेमेडियल क्लास दी जाती। चलिए तीसरे को भी डिस्कस कर ले। अगर उसने आंसर दे दिया दोनों में से कोई नहीं, फिर उसको क्या हम देंगे, अब हम उसको फिर से फीडबैक देंगे कि आपका उत्तर गलत है, आपने खंड 1 को ठीक तरह से नहीं समझा, फ्रेम 1 को आपने अच्छी तरह से नहीं समझा है। औसत निकालने के लिए, मध्यमान निकालने के लिए पहले हमें छात्रों के कुल प्राप्तांकों का योग करके और फिर छात्रों के कुल संख्या में भाग देना होता है। तो आप फिर से जाइए और अब ये वाली प्रक्रिया करके आंसर को दीजिए। बच्चा फिर लौटेगा इस चीज़ को सीख करके, क्योंकि उसने गलती करी है। अब यहाँ पे हो सकता है उसने जोड़ने में कुछ गलती करी हो या भाग देने के बाद उसका आंसर सही नहीं आया हो, जो भी है, तो वो अपनी गलती को वहाँ से पकड़ लेगा, फिर से चेक करेगा, आंसर उसका सही आ जाएगा तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो अब देख रहे हैं तीसरे वाले ऑप्शन में अब उसका मार्ग क्या हो रहा है, अब उसका मार्ग हो जाएगा ये, ऐसे चल रहा था, यहाँ आएगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं तीनों तरह के ऑप्शन में यहाँ पे बच्चे का मार्ग क्या है, अलग अलग हो जा रहा है। तो ब्रांचिंग स्टाइल में यही विशेषता है कि एक ही मार्ग पर नहीं चलने की बात हो रही है। सभी तरह के बच्चों के लिए अलग अलग अनुक्रियाओं के अनुसार या किस तरह के बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं उसके अनुसार उनको रेमेडियल क्लास दी जा रही है और इसीलिए उसमें क्या है, शाखाएँ बन जाती हैं। इसीलिए इसको शाखीय प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो अब देखिए, अब बच्चा फ्रेम 1 से फ्रेम 2 में ट्रांसफ़र हो गया। अब बच्चे को हमने पहले सिखा दिया, फ्रेम 2 में आया। अब क्योंकि फ्रेम 1 में हमने मध्यमान सिखा दिया है तो अब हम फ्रेम 2 में आगे बढ़ेंगे, मध्यमान के आगे अब हम उसे मध्यांक सिखाएंगे। यानी मीन सिखा दिया है, अब हम उसे मीडियन सिखाएंगे कि मीडियन क्या होता है। तो उसके लिए फ्रेम 2 में अब फिर से मीडियन के लिए कुछ टीचिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे
कि 5 बच्चे हैं, इनका ये प्राप्तांक है। इसमें सभी प्राप्तांकों में से जो बीच का अंक होता है, बीच का अंक कहने का मतलब है जिसमें 50% ऊपर, यानी आधे बच्चे जिस अंक के ऊपर हो और आधे बच्चे जिस अंक के नीचे हो, वो वाला बीच का अंक जो है वो क्या है, यहाँ पे 15, 20, 30, 35, 35 में बीच का अंक क्या है, 30 है। तो 30, यही 30 क्या है, मध्यांक है। अब पहले बच्चे को यहाँ पे टीचिंग पॉइंट क्लियर कर दिया गया, 5 नंबर दे दिए गए हैं कि ये बच्चे ये 5 प्राप्तांक हैं, इन 5 प्राप्तांकों में जो बीचों बीच का अंक है वो ये है, और इस अंक को हम क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं। तो मध्यांक वो अंक होता है जो किसी भी दिए गए आंकड़े में बिल्कुल मध्य में स्थित होता हो, अर्थात आधे नंबर्स उसके ऊपर हो और आधे प्राप्तांक क्या है, उसके नीचे हो। तो इस तरह से पहले उसको टीचिंग पॉइंट दे दिया गया। अब टीचिंग पॉइंट जब दे दिया गया तो उसके बाद क्या नंबर आता है, अब नंबर आता है उससे क्वेश्चन पूछने का कि उसने जो टीचिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, क्या उस पॉइंट को उसने गेट किया है या नहीं किया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 आएगा। अब फिर से बच्चे को क्या कर दिया गया, एक आंकड़ा दे दिया गया, 5, 7, 10, 18, 21, 25, 28, और इस आंकड़े में कह दिया गया इसका मध्यांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चा यहाँ पे देखेगा कि 5, 7, 10, 18, 21, 25, 28 कुल कितने नंबर हैं, तो उसने कह दिया 7 नंबर हैं। 7 नंबर में से 3 इधर हो गए ऊपर के, 3 इधर हो गए नीचे के, बीच में क्या आता है, 18 बीच में आया है। तो अगर जो है बच्चा प्रतिभाशाली है, अगर उसने बात को सही तरीके से समझ लिया है कि बीच का अंक ही मध्यांक है और मध्यांक पूछा जा रहा है, तो बच्चा हो सकता है आंसर कर दे 18, या हो सकता है बच्चा आंसर कुछ और कर दे। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 16। अब अगर फिर से यही बात होगी या इनमें से कोई नहीं, अब मान लो बच्चे ने 18 आंसर कर दिया है, तो शाबाश, आपने अच्छा समझा है और आपका उत्तर सही है, आप बढ़िया समझे हो, शाबाश, आगे बढ़ो करके उसको फ्रेम 3 में हम प्रवेश करा देंगे। लेकिन अगर बच्चे ने 18 आंसर ना करके कुछ और आंसर किया है, तो उसको फिर से वही रेमेडियल क्लास दी जाएगी जैसे ऊपर दिया गया। तो यही क्रम जो है चलता रहेगा और ब्रांचेस बनती चली जाएंगी। अब आप ध्यान दें तो क्या होगा, यहाँ पर ये फ्रेम है, इस फ्रेम का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर हो सकते हैं वो सारे आंसर में कोई एक ही आंसर सही होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आंसर है, तो इसमें से क्या है, कोई एक सही होगा ऑब्जेक्टिव में। तो अब अगर इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है, उस अकॉर्डिंग अब यहाँ पे मार्ग जो है बदल गया। अब मान लीजिए इस वाले फ्रेम में ये वाला आंसर सही है, अगर ये आंसर सही है तो यहाँ से बच्चा जो है, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो इस मार्ग पे चलेगा, अगर सही है तो। और अगर सही नहीं है, कुछ बच्चा जो है गलती कर देगा तो वो ऐसे करेगा, सीधे चल दिया, या कुछ बच्चे ने गलती की ऐसे करा। तो इस तरह से चाहे जैसे भी अलग अलग रास्ते से गति करते हुए बच्चे चले हैं, इसीलिए ये क्या है, ब्रांचिंग स्टाइल की प्रोग्रामिंग है। ब्रांचिंग स्टाइल की प्रोग्रामिंग को हम लोग अन्य जो भी नाम से जानते हैं वो क्या क्या है, क्योंकि इसका जो है सबसे पहले इससे परिचय हमारा क्राउडर ने कराया है, इसलिए इसे क्राउडेरियन स्टाइल ब्रांचिंग कहते हैं। क्योंकि इस पे नियंत्रण छात्र का होता है, कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इसको आंतरिक अनुदेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, शाखा में चल करके प्रोग्राम बन रहा है, इसलिए इसको ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने इसके सारे नामों को डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे वास्तव में कि ब्रांचिंग स्टाइल के प्रोग्रामिंग में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगर, तो ब्रांचिंग स्टाइल की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसके लिमिटेशंस होते हैं, और फिर आगे फिर मैथमेटिक्स। तो इसकी चर्चा अगर हम करें कि जो ब्रांचिंग स्टाइल के प्रोग्राम होते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो रेखीय स्टाइल की जो प्रोग्रामिंग होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी तुलना में इसमें जो शिक्षण पद प्रदान किए जाते हैं वो शिक्षण पद अधिक प्रदान किए जाते हैं। ये फ्रेम जो है बड़ा होता है,
एक पूरे एक पेज का जो है इसमें फ्रेम बनाया जाता है और उस फ्रेम पर जो है शिक्षण पद प्रदान किया जाता है और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसका आंसर जैसा हो फिर आंसर के अकॉर्डिंग फिर से उसको रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु हैं, शिक्षण के जो पद हैं वो पद अधिक होते हैं बजाय और जो इसके अभ्यास पद हैं और जो परीक्षण पद हैं ये सब जो है पद उसमें कम होते हैं। तो शिक्षण पदों की इसमें क्या है, अधिकता होती है। फिर दूसरा है कि छात्रों की आवश्यकता अनुसार इसमें अलग अलग पद होते हैं। छात्रों की ज़रूरतों के हिसाब से, क्योंकि हम पहले से ही यहाँ पर मान के चल रहे हैं ब्रांचिंग स्टाइल में कि बच्चे गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों के आधार पे हम बच्चों को और भी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो गलत अनुक्रियाओं को सुधारा जा सकता है उन्हें और गलतियों से सिखाया जा सकता है। तो इस मान्यता को आगे बढ़ाते हुए ये क्या करते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार के पद होते हैं अलग अलग बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग। इसमें विभिन्न पदों के मार्ग से सही अनुक्रिया तक हम पहुंच सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये जो अपने मंजिल तक पहुंचने का जो इनका रास्ता होता है वो रास्ता क्या है, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। लीनियर स्टाइल के जो प्रोग्रामिंग थी उसमें सभी बच्चे को एक ही रास्ते से होकर के जाना होता था, लेकिन ब्रांचिंग स्टाइल की प्रोग्रामिंग में बच्चे अपने अपने आवश्यकता अनुसार अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे कि इसमें जो नियंत्रण होता है वो छात्रों का होता है और इसी वजह से इसको आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। और इसमें जो पद होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं, जैसा कि हमने पहले रेखीय अनुक्रम में डिस्कस किया था कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ब्लैंक्स दिए जाते हैं, रिक्त स्थान दिए जाते हैं जिनकी पूर्तियाँ करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुविकल्पीय पद दिए जाते हैं जिसमें एक सही उत्तर होगा तो आगे बढ़ेंगे और अगर गलत उत्तर पे बच्चे ने आंसर दिया तो उसको उस पर रेमेडी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि इसमें संभावित जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों के आधार पर शिक्षण सामग्री और उसके उपचार जो है वो दिए जाते हैं। गलत अनुक्रिया को सही करने का अवसर यहाँ दिया जा रहा है और क्योंकि इसमें अनुक्रिया को सही करने के लिए रेमेडियल टीचिंग कराई जा रही है इसलिए ये एक प्रकार की ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रांचिंग स्टाइल प्रोग्रामिंग जो है वो ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। इसमें छात्रों की रुचि हमेशा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि लीनियर स्टाइल में हमने पढ़ा था कि उसमें बच्चे बोर हो जाते हैं, एक ही रास्ते से सबको चलना है, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो या सामान्य बालक हो, किसी भी तरह का बालक हो, तो उसको उसी जो है मार्ग में चलना होता था। तो चाहे वो अगर उन्हें ज़रूरत नहीं भी है, वो नहीं चाहते हैं तो उस फिर भी जो है उनको उसी मार्ग पर चलना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हर एक बच्चे की अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मार्ग हैं और हर एक मार्ग पे एक नई चीज़ है सीखने के लिए, इसलिए बच्चा यहाँ पे बोर नहीं होता और उसकी रुचियाँ बनी होती हैं। इसमें गलतियों से सीखने की मान्यता है और इसमें हम बच्चे के अंदर क्या विकसित कर सकते हैं ब्रांचिंग स्टाइल प्रोग्रामिंग से, बच्चे की तार्किकता का विकास होगा, उसके अंदर विभेदनशीलता की क्षमता आएगी, उसके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा, समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। तो ये ब्रांचिंग स्टाइल के प्रोग्रामिंग के कुछ विशेषताएं हो गई। अगर हम इसमें लिमिटेशंस की चर्चा करें तो लिमिटेशंस ये हैं, सबसे बड़ी सबसे पहले कि ये जो है इसमें ब्रांचिंग स्टाइल की प्रोग्रामिंग को समय समय पर उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक निश्चित समय अंतराल पे, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, जैसा भी हो, उसमें हमें बार बार क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये जो है मॉडिफिकेशन इसकी एक लिमिटेशंस है कि उसको वो ज़रूरत पड़ती है और इस वजह से वो क्या है, महंगी भी प्रक्रिया होती है और एक जटिल भी प्रक्रिया हो जाती है और इसको बनाने के लिए प्रोग्रामर को अच्छी तरह ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। फिर दूसरी अगर हम इसमें चर्चा करें कि ये छोटे बच्चों के लिए किसी काम का नहीं है, छोटे बच्चों के लिए ये क्या है, निरर्थक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खुद से पढ़ने और सीखने वाली बात आ रही है। तो ये जो है उच्च कक्षा के बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर छोटे बच्चों को हम टीचिंग कराना चाहें तो ब्रांचिंग स्टाइल से उनके लिए टीचिंग करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसमें विषय वस्तु को कभी कभी बच्चे क्या करते हैं
कि यहाँ पे जो शिक्षण पद प्रदान किए जा रहे हैं उन शिक्षण पदों को वो, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि पूरे एक पेज में शिक्षण पद दे रहा है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि वो शिक्षण पदों को पढ़ने में रुचि नहीं ले और वो उन पदों को पढ़े बिना केवल अनुमान के आधार पर आंसर सीधे लगा दे, और ये भी हो सकता है कि बाय चांस वो आंसर सही हो जाए और फिर वो आगे वाले फ्रेम में बढ़ जाए। तो इससे क्या होता है कि हम पहले से ही मान के चले हैं कि बच्चे ने सही आंसर दिया है, इसका मतलब है कि बच्चे ने वो जो भी फ्रेम में चीज़ें दी गई हैं, जो शिक्षण बिंदु दिए गए हैं, उसको बच्चे ने अच्छी तरह से सीखा है, समझा है। लेकिन वास्तव में क्या है कि बच्चे ने उसको पढ़े बिना और बाई चांस आंसर सही कर दिया और वो आगे बढ़ गया। तो इससे क्या है, जो हमारे फ्रेम बनाने का जो उद्देश्य था, जो हमारे प्रोग्रामिंग का उद्देश्य था, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशंस है कि बच्चा जो है पूरी तरह से पढ़े बिना भी आंसर जो अनुमान के आधार पर दे सकता है। विषय वस्तु को पूरा पढ़े बिना उत्तर अनुमान द्वारा देना, तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। आगे हम बढ़ते हैं तो अब अगर हम मैथेटिक्स स्टाइल प्रोग्रामिंग पे अगर हम चलें, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अवरोह श्रृंखला पर आधारित है। अवरोह श्रृंखला पर आधारित है यानी कि ये उल्टे क्रम में चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये चर्चा कर लें इसके नाम में, अवरोह श्रृंखला मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग है, इसको रेट्रोग्रेसिव चेनिंग भी कहते हैं, और इसके प्रतिपादक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। इसकी भी हमने चर्चा पहले क्लास में कर रखी है। 1962 में गिलबर्ट ने ये इस तरह के प्रोग्रामिंग विकसित करी है। अगर हम मैथेटिक्स शब्द को देखें तो मैथेटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से हुई है, और मैथीन शब्द का अर्थ होता है सीखना। यूनानी शब्द मैथीन, और मैथीन का अर्थ है सीखना। इसमें क्या होता है, मैथेटिक्स स्टाइल ये गणित के शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी था, और सबसे पहले जब इसको गिलबर्ट ने बनाया था तो वास्तव में वो गणित पढ़ाने के लिए ही उन्होंने बनाया था। लेकिन गणित से निकल करके आज जो है अन्य विषयों की तरफ भी इसका क्षेत्र बढ़ रहा है। तो मेनली जो है इसमें गणित है, और वास्तव में गिलबर्ट ने इसको जिस तरीके से बनाया है तो वो विषय वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व, यानी कि जो पूरी तरह से निपुणता, जो मास्टरी कही जाती है, कोई भी विषय वस्तु जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को, अगर मैथेटिक्स स्टाइल में पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर उसको लेकर के निपुणता आ जाती है, मास्टरी आ जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभ्यास पद अधिक महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास पद अधिक महत्व, यानी कि किसी भी फ्रेम में, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि फ्रेम में जो है शिक्षण पद होते हैं, प्रॉम्प्टिंग होती है, यानी कि कुछ अनुबोधक दिए जाते हैं, अभ्यास पद होता है, परीक्षण पद होता है। तो यहाँ मैथेटिक्स स्टाइल की जो प्रोग्रामिंग होती है उस प्रोग्रामिंग में अभ्यास पद जो है, वो जो प्रैक्टिस वाले पद होते हैं वो क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अन्य के भी महत्व है, यानी कि शिक्षण पद भी हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, और शिक्षण पदों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अभ्यास पे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अभ्यास करा दिया जा रहा है इसीलिए बच्चे को यहाँ पे क्या हो रही है, वो उस पूरे विषय वस्तु पर स्वामित्व यानी कि निपुणता आ जाती है, बच्चे के अंदर मास्टरी आ जाती है। गिलबर्ट ने मैथेटिक्स शब्द के बारे में कहा है कि समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण और पुनर्निर्माण हेतु पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है, जो शिक्षण सामग्री के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मैथेटिक्स में जो पुनर्बलन दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, पुनर्बलन की भी, अभ्यास पद की प्रधानता तो है, अभ्यास पद यहाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो समय समय पे जो पुनर्बलन दिया जा रहा है वो पुनर्बलन उसमें क्या है, अगर बच्चा सही उत्तर दे रहा है, जो उसकी सही अनुक्रिया है वही उसके लिए पुनर्बलन हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो जटिल व्यवहार है उस व्यवहार के विश्लेषण करने के लिए और उस व्यवहार को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, पुनर्बलन के सिद्धांतों का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। और वो प्रयोग, जो पुनर्बलन के सिद्धांत जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी शिक्षण सामग्री हम बच्चे को दे रहे हैं उस सामग्री पर बच्चे का पूर्ण अधिकार हो जाता है। मुख्यतः ये गणित के लिए है, वैसे अब सभी में इसके क्षेत्र बढ़ रहे हैं, और सभी में तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाने लग गया है। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते अब सभी में, हम कह सकते हैं
अन्य क्षेत्रों में भी अब इसका गमन हो रहा है, अन्य क्षेत्रों में। तो ये तो जो है कि मैंने मैथमेटिक्स क्या होती हैं, एक तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर हम डिस्कस करना चाहें यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स स्टाइल प्रोग्रामिंग में मेनली जो है गणित के और अब भौतिकी और साइकोमोटर डोमेन में जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें अब पढ़ाई जाने लग गई हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी कंटेंट पढ़ाएंगे इस तरीके से उस कंटेंट से बच्चे उस कंटेंट में बच्चे की मास्टरी हो जाएगी। साथ में जो है इसमें जो भी टीचिंग दी जा रही है वो टीचिंग जो है उल्टे क्रम में प्रदान की जा रही है। उल्टा क्रम क्या होता है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो हमें देखना होगा कि मैथमेटिक्स प्रोग्राम में कितने स्टेप्स आते हैं। तो मैथमेटिक्स प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 स्टेप आते हैं। 3 स्टेप क्या क्या है? सबसे पहले है प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, अनुबोधन यानी प्रॉम्प्टिंग और उन्मुक्ति यानी रिलीज। ये 3 स्टेप्स उसमें आते हैं। तीनों स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रदर्शन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है। तो जब भी हम मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को हमें मान लीजिए गणित ही तो सिखाना है, हम गणित के लिए पहले कोई भी सवाल है या कोई भी चीज़ सिखानी, मान लीजिए गुणा सिखाना है, पहाड़ा सिखाना, गिनती सिखानी है, कुछ भी सिखाना है बच्चे को, तो हम पहले क्या करेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे। पहले हम स्वयं उसको करके दिखाएंगे। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप पे जब हमने उसको करके दिखा दिया, उसको प्रदर्शन कर दिया, अब हम सेकेंड स्टेप पर अब उसको करने के लिए अभ्यास के लिए देंगे। तो अभ्यास में हम पहले क्या कर लेंगे, उसको अनुबोधन प्रदान करेंगे, प्रॉम्प्टिंग उसको प्रदान करेंगे। हाँ ठीक है अब तुम करो। इसमें कुछ कुछ हमने क्या कर दिया, हिंट्स दे दिया। अब प्रॉम्प्टिंग जो है प्रोवाइड करा दी हमने सेकेंड स्टेप पे। फिर थर्ड जो फाइनल स्टेप है वो है उन्मुक्ति यानी रिलीज। रिलीज में क्या है, अब बच्चे को हम प्रॉम्प्ट कुछ भी नहीं दे रहे हैं, क्यूज कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं। और उसमें से जितनी भी सारी चीज़ें हैं अब एक एक लेवल पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पहले बच्चे को पूरा बना करके दिखाया गया, फिर उससे कुछ कम लेवल पे चीज़ें दी गई, प्रॉम्प्ट्स दे दिए गए, फिर उससे भी कम हटा दिया गया, और धीरे धीरे करके इसमें सारे प्रॉम्प्ट्स हटा दिए गए, और अब बच्चे को पूरी तरह से कह दिया गया कि आप पूरा सवाल जो है अपने से आप सॉल्व करो। तो यहाँ पे जो चेन बनती है वो चेन कैसे बनती है, उल्टी सी बन जाती है, इसीलिए इसको अवरोह श्रृंखला कहते हैं। तो ये बैकवर्ड रेट्रोग्रेसिव चेन की मान्यता पर आधारित है, इसीलिए इसको हम लोग अवरोह श्रृंखला पर आधारित भी कहते हैं मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। अब मान लीजिए इसको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, तो जैसे मान लीजिए बच्चे को गुणा सिखाना है, ठीक है, 42 × 8 ये गुणा सिखाना है। पहले क्या किया गया, बच्चे को कहा गया कि 42 × 8 = क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, क्या है। तो बच्चे को अब करके दिखाया जाएगा पहले कि गुणा कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले बच्चे को बताया कि यहाँ पे 8 42 ऊपर है, 8 नीचे लिख दिया जाएगा। अब इस 8 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो 8 2 × 16 है, 16 का यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 कैरी जोड़ेंगे, 1 कैरी हो जाएगा हमारे पास। फिर 8 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 8 4 × 32 आएगा। 32 में हम 1 को ऐड करेंगे तो ये 33 आ जाएगा। तो इस तरह हमने करके दिखा दिया कि 336 जो है इसका आंसर आने वाला है। अब नेक्स्ट टाइम हमने जो है बच्चे को इसी चीज़ का अभ्यास करने के लिए दिया, जैसा कि गणित में किया जाता है, पहले सवाल बता दिया जाता है, फिर अभ्यास करने के लिए दिया जाता है। तो अब अभ्यास करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 42 × 8, अब हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भरने थे, 3 संख्याएं भरनी थी अलग अलग। तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले इसको इसने छोड़ दिया है कि यहाँ पे ये क्या आएगा, पहला यहाँ पे, और यहाँ 2 अंक दे रखे हैं, इसका मतलब है यहाँ ये प्रॉम्प्ट दिया गया। थर्ड स्टेप पे इसने फिर से 3 में से 2 छोड़ दिए ब्लैंक इसने, और तीसरा दे रखा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या है, कम कर दिया गया। अब और अधिक अभ्यास करो। अब फोर्थ स्टेप आएगा, तो अब बच्चे के लिए ये तीनों चीज़ें ब्लैंक छोड़ी गई हैं, यानी अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं,
पहले पूरी चीज़ें बता करके फिर एक स्टेप को उसमें से हटाया, फिर दो स्टेप को हटा दिया, फिर 3 स्टेप को हटा दिया। इस तरह करते करते हम उसको पूरे क्वेश्चन को बच्चे से खुद ही सॉल्व पूरा करवाएंगे। और क्योंकि ये उल्टे तरीके से चल रहा है इसीलिए इसको हम रेट्रोग्रेसिव चेनिंग कहते हैं, बैकवर्ड रेट्रोग्रेशन कहते हैं। अगर हम इसके लिमिटेशंस की चर्चा करें कि अगर हम मैथमेटिक्स स्टाइल प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो इसमें क्या लिमिटेशंस हैं, तो सबसे पहली लिमिटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने पहले ही ये बात कह रखी है कि इसको गणित के लिए बनाया गया है। तो गणित ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स, ठीक है, तो मैथ, फिजिक्स और ये मनोगत्यात्मक जो भी कौशल होते हैं उन कौशलों के निर्माण के लिए तो ये सहायक है। लेकिन अन्य अगर हम सोचे कि कलात्मक विषयों को अगर हम इस तरीके से पढ़ाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे पहले इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि ये शिक्षा के सभी क्षेत्रों के लिए काम नहीं आने वाला है। ये मेनली जो है गणित के लिए है और भौतिकी के लिए, इस तरह से इनके लिए ही ये क्या है, एक क्षेत्र बना दिया है कि बस वहीं तक ये सीमित है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि इसमें इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसको जो है अगर प्रोग्रामर अगर इसको प्रोग्रामिंग करेगा तो इसके लिए उसको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, तभी वो इस तरह की प्रोग्रामिंग को बना सकेगा। तो जब कभी भी ट्रेनिंग लेकर के प्रोग्रामिंग करने की बात आएगी तो जाहिर सी प्रक्रिया है कि ये क्या है, प्रक्रिया महंगी होने वाली है, समय साध्य होने वाली है, धन साध्य होने वाली है। इसमें प्रशिक्षण आवश्यक है और यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लीनियर स्टाइल में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था, मैथमेटिक्स में भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान केवल ब्रांचिंग स्टाइल की प्रोग्रामिंग में रखा गया है। अगर इन सभी की विशेषताओं की चर्चा करें तो आप तीनों की विशेषताओं की अगर चर्चा करेंगे, यानी लीनियर स्टाइल की प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग स्टाइल की प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स स्टाइल प्रोग्रामिंग, तो ये तीनों ही क्योंकि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं, प्रोग्राम लर्निंग में आते हैं, तो प्रोग्राम लर्निंग की जितनी विशेषताएं हैं वो सभी इन तीनों में है। और इन तीनों की फिर अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी हमने बारी बारी से यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो अगर हम पूरी बात करें कि प्रोग्राम लर्निंग में क्या विशेषताएं हैं, एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए, तो हमने पहले ही यहाँ पे चर्चा करी है कि इसमें पद जो है, जो भी सामग्री होती है उसको छोटे छोटे पदों में तोड़ करके इसको जो है और फिर क्रमबद्ध श्रृंखला बना करके तब प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से किया जाता है, इसलिए बच्चे जो है इसमें गलतियाँ कम कर पाते हैं। और अगर गलतियाँ करते भी हैं तो उसमें कुछ रेमेडियल चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, बच्चे को सीखने में आसानी होती है, इंटरेस्ट बना रहता है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारे कुछ जो हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये सब सारी बातें एक तरीके से अगर हम कहें कि प्रोग्राम लर्निंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की सारी बातें अब हमारे 3 वीडियो के माध्यम से कवर की जा चुकी हैं। आशा है कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यूजीसी नेट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि नेट का एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं कोशिश करूँगी कि अधिक से अधिक जो है टॉपिक को कवर किया जाए। और अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने अनुभवों को कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए क्लास आपको कैसी लग रही है। और आप अपने सुझाव भी दीजिए ताकि मुझे अपने अंदर क्या सुधार करना है इसके लिए आप सुझाव दीजिएगा। और हमारे चैनल मिशन शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।